हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ड्रीम एकेडमी। आज हम लोग करने लगे यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पार्ट बी। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत इजी, सिंपल वर्डिंग्स और ब्रीफ वे में इस तरह से करवा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो क्वेश्चन याद किया हो वो अगर आपको भूल भी जाए तो आप उसको अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। चूँकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा होता है, दैट्स वाई इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत लाजमी है। मेरी वीडियो में मेरा मेन फोकस यही होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको रट्टा ना लगाना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो ईजिली अपनी वर्डिंग में लिख सकें। और जो नोट्स मैंने आप सब स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए हैं वो भी बहुत ईजी, बहुत ब्रीफ वर्डिंग में है, ताकि बच्चे अगर याद करना चाहें तब भी इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। Without wasting our time, we will move towards the part B of the conceptual questions of unit number 2. पार्ट ए में हमने फर्स्ट 5 conceptual questions को अटेम्प्ट किया था। अभी पार्ट बी है यूनिट नंबर 2 के conceptual questions, जिसको हम शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी कह सकते हैं उनका। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन विच पार्ट ए इज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, part B is acceleration is against the direction of motion, and part C is acceleration is zero and body is in motion. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स लेनी है, और डेली लाइफ एग्जांपल्स हमने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। हमने 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज़ ये एक्सप्लेन करनी है कि एक्सेलरेशन हमारी मोशन की डायरेक्शन में होगी। हमने कोई ऐसी एग्जांपल लेनी है, ऐसे एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है जिसमें एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन होगी उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन होगी। पार्ट बी है हमारे पास। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपनी डेली लाइफ से हमने एक ऐसी एग्जांपल लेनी है जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी मोशन से अगेंस्ट होगी। पार्ट सी है हमारे पास कि एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एंड बॉडी इज़ इन मोशन, कि हमने ऐसी एग्जांपल लेनी है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी लेकिन बॉडी मोशन में होगी, बॉडी मूव कर रही होगी। तो हम सबसे पहले हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं, पार्ट ए सॉल्व करते हैं, इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम ये बताएँगे कि हमारी बॉडी मोशन में तो होगी और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। हम इसमें एग्ज़ाम्पल्स बताएँगे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? ऑन अ बाइसिकल व्हेन वी स्टार्ट पैडलिंग हार्डर टू स्पीड अप, द एक्सेलरेशन इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज़ मोशन। अब क्या होता है, हम लोग साइकिल पे राइडिंग कर रहे हैं, तो एकदम से हमने क्या किया, उसको पैडलिंग जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर दी। हमारी मोशन में चेंज आ रहा है। मोशन में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। स्पीड में चेंज आ रहा है तो हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया। वेलोसिटी में आप कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी आ रही है तो हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होंगे। ठीक है, हमने पेडलिंग स्टार्ट की है, स्पीड अप की है अपनी बॉडी को। जब हम अपनी बॉडी को स्पीड अप करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन होगी। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखें, अनदर एग्जाम्पल इज अ कार स्पीडिंग अप ऑन अ स्ट्रेट रोड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक कार है, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर वो स्पीड अप हो रही है, तो स्पीड अप जब भी कोई चीज़ होगी तो उसमें एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन होगी। तो यहाँ पे कार की एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होगी क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ पार्ट बी इज एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने अब ऐसी एग्जांपल्स देनी है जिसमें हमारी एक्सेलरेशन हमारी मोशन की डायरेक्शन से अगेंस्ट होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी मोशन इस साइड पे है तो एक्सेलरेशन इस साइड पे होगी, या ये भी केस हो सकता है कि हमारी मोशन इस साइड पे है तो हमारी एक्सेलरेशन इस साइड पे होगी। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं। द ब्रेक्स ऑन द बाइसिकल टू स्लो डाउन। आप साइक्लिंग कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, आप एकदम से उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होगा, आपकी बॉडी आपकी जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो जाएगी। द मोशन इज़ फॉरवर्ड। आप अपनी मोशन आपकी फॉरवर्ड में थी लेकिन आपने ब्रेक्स अप्लाई की, स्पीड कम हुई। स्पीड कम हुई तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, कम आ रहा है, वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, डेसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, द एक्सेलरेशन इज़ बैकवर्ड, अपोजिंग द मूवमेंट। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी डायरेक्शन इस साइड पे है आपकी बाइसिकल की, आपने ब्रेक्स अप्लाई की, तो ब्रेक्स अप्लाई करने से आपकी जो डेसेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इस साइड पे होगी। दैट इज़ द केस। सेकेंड है हमारे पास, सिमिलरली व्हेन अ कार स्लोज डाउन टू स्टॉप।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन है, जो हमने प्रीवियस केस में पढ़ा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी वेलोसिटी को कम करते हैं, डेसेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो अपोज़िट डायरेक्शन में होगी। अगर हम कार का केस देखें, तो यहाँ पे कार भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेक्स अप्लाई करती है टू स्लो डाउन, द एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कार्स मोशन। अगर वो ब्रेक्स अप्लाई करती है अपनी वेलोसिटी को कम करने के लिए, तो जो वहाँ पे डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो भी उसकी डायरेक्शन के ऑपोज़िट होगी। ठीक हो गया? नाउ पार्ट सी है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड द बॉडी इज़ इन मोशन। बॉडी इटसेल्फ मोशन में तो है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इटसेल्फ ज़ीरो है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग अब एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कंसिडर अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब यहाँ पे देखें, एक कार है जो मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट रोड के ऊपर, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक बॉडी मूव कर रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही है ये चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। So, consider car moving at a constant speed on a straight road. Since the speed is not changing, speed change नहीं हो रही, तो acceleration भी produce नहीं होगी, acceleration ज़ीरो हो जाएगी। सेकेंड केस है हमारे पास, अनदर एग्जाम्पल इज एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड ऑल्टीट्यूड इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी केस होता है, हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हम लोग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा सकते हैं, या तो वेलोसिटी या स्पीड को चेंज करें या डायरेक्शन को चेंज कर लें। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ भी बतानी है कि वो मूव स्ट्रेट लाइन में करिए, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आएगा जब हम एक्सेलरेशन ज़ीरो की बात करेंगे। स्पीड में भी चेंज नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आना चाहिए, तब आपकी एक्सेलरेशन जाके ज़ीरो होगी। तो आपने ये लाज़िम बताना है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे बताना ऑन अ स्ट्रेट रोड। अनदर एग्जाम्पल इज एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड ऑल्टीट्यूड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि एयरप्लेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे कि वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द स्पीड एंड नो चेंज इन द डायरेक्शन। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। Okay, question number 7 है हमारे पास, examine distance time graph of a motorcyclist as shown. What does this graph tell us about the speed of motorcyclist? Also plot its velocity time graph. अब उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने आपको एक distance time graph दे दी है, ठीक है। इस distance time graph में आपने देख के बताना है कि मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या है, ठीक है, आपने मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड के बारे में बताना है। ऑल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है। सबसे पहले पार्ट ए में आते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता क्या चल रहा है। द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ओके, द गिवन ग्राफ शोज दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विच गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, तो उसको मैं 1 सेकंड में कवर कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही हूँ तो उसको मैं 2 सेकंड्स में कवर कर रही हूँ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। द गिवन ग्राफ शोज दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, विच गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी वजह से स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज नहीं हो रही होती। जितना 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया मतलब 1 से लेकर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसको भी 1 सेकंड में ही कवर करेगा वो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच काइंड ऑफ मोशन इज शोन इन द फिगर। ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ये जो है ये वाला ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस शोज दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी ये चीज़ शो कर रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ही यूनिफॉर्म मोशन को करती है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मोशन करती रिप्रेजेंट करती है। दिस शोज दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट विद पासिंग टाइम। जैसा जैसा टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा।
द गिवन ग्राफ शोज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद पासिंग टाइम। तो हमने दोनों का आंसर कर दिया कि आपका मोटरसाइकिलिस्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये चीज़ शो कर रहा है कि मोटरसाइकिलिस्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। फिर हमने उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी रिप्रेज़ेंट कर दिया कि इसको हम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेज़ेंट करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इस तरह से 2 एक्सिस बना लें, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये। यहाँ पे आप टाइम को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे आप 0 लिखें और इसको थोड़ा-सा मार्किंग कर लें 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे मार्किंग कर लें 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? और अगर आपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है कि वो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से उसको कांस्टेंट इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपकी वेलोसिटी इतनी ही है, बेशक आपका टाइम पास होता जा रहा है, आपका टाइम यहाँ से पास हो रहा है 1, यहाँ पे 2 सेकंड्स हो गए आपके और यहाँ पे 3 सेकंड्स हो गए, यहाँ पे 4 सेकंड्स हो गए, यहाँ पे 5 सेकंड्स हो गए, टाइम पास ऑन हो रहा है, लेकिन आपकी वेलोसिटी उतनी की उतनी ही है, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। आपकी वेलोसिटी ना 4 हो रही है, ना 2 हो रही है, ना 8 और ना 10 हो रही है, उतनी की उतनी ही है जितनी वो स्टार्टिंग से मूव कर रही थी। जैसे ही आपने मूव करना स्टार्ट किया था, उतनी ही मूव कर रही, उतनी ही वेलोसिटी पे मूव ऑन हो रही है। तो आप इसमें अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें ये ऊपर वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेज़ेंट कर दें, ये वाला, और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, जो भी मैंने स्क्रीन पे बनाया था, आप उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन। ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। वो पूछ रहे हैं कि आपकी कार में कौन से कंट्रोल्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं या डेसेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज़ इंक्रीजिंग देन इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर एक कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तेज़ हो रही है उसकी वेलोसिटी, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। वो यूज़ एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। हम लोग अगर कार की स्पीड को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सेलरेटर यूज़ करेंगे। सो कार का कौन सा कंट्रोलर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो आपका एक्सेलरेटर होगा, विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक का तो आंसर कर दिया कि एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा। दूसरे का आंसर करना है कि डेसेलरेशन क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, कौन सा कंट्रोल है जो डेसेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो उसका आंसर क्या है? इफ द स्पीड ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड डेसेलरेशन। अगर आपकी स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी में चेंज कम आ रहा है, कम वेलोसिटी हो रही है, तो वहाँ पे डेसेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और किस चीज़ से डेसेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है? वो यूज़ ब्रेक्स टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कार विच प्रोड्यूसेस डेसेलरेशन इन द कार। तो अगर आपने कार की स्पीड को कम करना है तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे? इट इज़ ऑब्वियस दैट वी यूज़ ब्रेक्स। ब्रेक्स को यूज़ करके हम अपनी कार की स्पीड को कम करेंगे और हमारी कार में डेसेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ टू स्टोन्स ऑफ 10 kilograms and 1 kilograms are dropped from a 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity and which will hit the ground first। अब वो कह रहे हैं हमने 2 स्टोन्स कंसिडर करने हैं, ठीक है? एक टॉल बिल्डिंग है, आपके पास एक टॉल बिल्डिंग है, यहाँ से आपने 2 स्टोन्स फेंके, ठीक है? ये वाला स्टोन हैवियर है, एक स्टोन हैवियर, एक स्टोन लाइटर है। तो उन दोनों में से कौन ग्राउंड को ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और कौन सबसे पहले हिट करेगा, ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। और आपने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करना है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास 2 स्टोन्स हैं, एक स्टोन की मेजरमेंट, एक स्टोन का मास 10 किलोग्राम्स, एक का 1 किलोग्राम्स। दोनों को हमने 1 किलोमीटर बिल्डिंग से नीचे थ्रो किया और उसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन-सा स्टोन ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा और कौन-सा स्टोन सबसे पहले हिट करेगा, और हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल with the same acceleration due to gravity regardless of their mass। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हिट करेगा ग्राउंड को विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम लोग जब आप जी को देखते हैं तो जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैसेज, जो मर्जी मैस हो, ग्रेविटी ने उसी फोर्स के साथ हर बॉडी को ट्रैक करना है अपनी तरफ। तो अब हमने सबसे पहले आंसर करना है कि कौन सा ग्रेटर वेलोसिटी के साथ थ्रो ड्रॉप होगा। बोथ स्टोन्स विल हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। दोनों स्टोन्स ग्राउंड को सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे एज द एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि जो नीचे से खींचने वाली फोर्स है, नीचे से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दोनों बॉल्स स्टोन्स को खींच रही है अपनी तरफ, वो तो सेम है ना, वो दोनों को सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो दोनों स्टोन्स सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे। देयरफॉर बोथ स्टोन्स विल हैव द सेम फाइनल वेलोसिटी व्हेन दे रीच द ग्राउंड।
सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कौन सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगा। बोथ स्टोन्स विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू फॉल फ्रॉम द टॉवर टू द ग्राउंड। दोनों स्टोन्स सेम टाइम लेंगे ग्राउंड को हिट करने के लिए। दिस इज बिकॉज द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट द ऑब्जेक्ट्स मास। ये इस वजह से क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो टाइम है कि वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड पे गिरने के लिए, वो टाइम डिपेंड करता है कि आप उसको किस हाइट से फेंक रहे हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसकी बॉडी के जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, और आप सेम हाइट से दोनों को फेंक रहे हो तो दोनों ग्राउंड को सेम टाइम में हिट करेंगे। देयरफॉर बोथ स्टोन्स विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो दोनों स्टोन्स ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेंगे। Okay, question number 10 है हमारे पास। A 100-gram ball is just released from rest and another is thrown downward with a velocity of 10 meters per second which will have greater acceleration। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक 100 ग्राम बॉल है, उसको आपने रेस्ट से, एक 100 ग्राम बॉल जो कि रेस्ट से आपने उसको छोड़ा, अनदर इज, और दूसरी जो है वो गिर रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से। तो दोनों में से एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा होगी? एक रेस्ट से मूव होना शुरू हुई है, रिलीज हुई, और एक 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है नीचे की तरफ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी इज अप्रॉक्सिमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप जी के साथ डिनोट करते हो वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वली। ये एक्सेलरेशन हर ऑब्जेक्ट पे इक्वली करती है, बेशक उस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो कम हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो कम हो, तो उस पे इक्वली एक्ट करेगी रिगार्डलेस ऑफ देयर मास और इनिशियल वेलोसिटी। उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उनका मास क्या है, उसको वो खातर में नहीं लाएगी, वो इक्वली एक्ट करेगी हर बॉडी के ऊपर। व्हेन निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, जब अगर हम एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करें, देयरफॉर बोथ द बॉल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड द बॉल थ्रोन डाउनवर्ड विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इस वजह से वो बॉल जो 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वो बॉल जो रेस्ट से थ्रो हुई है, उन दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी विच इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर कोई क्यूरी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करवा पाई, मिस हो गया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।